हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी पर आधारित कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एडुकेट जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। सवाल है, एडुकेट जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। तो याद रखना है, एडुकेट जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध, ध्यान रखना है, महानदी पर बनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 से लेकर के 1953 के बीच किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध का लंबाई 4800 मीटर है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, 27√3 होगा ये पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। आदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, घन को पिघला करके क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। अर्थात आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ है, घन से सिर्फ क्या बनाया गया है, घनाभ। ठीक है, घन से घनाभ बनाया गया है, तो इसका मतलब आयतन में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। अर्थात हम कह सकते हैं घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए घन का आयतन कैसे निकाला जाएगा। हम लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब। ठीक है, अगर ये घन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये घन है जिसके सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये भुजा अगर पता चले, है ना, पता चल जाए कि ये भुजा की लंबाई कितनी है, तो हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि दे नहीं रखा है। क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू ए। ठीक है, और ये कितने के बराबर दे रखा है, 27√3। ठीक है, ध्यान रखना है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए होता है, और ये कितने के बराबर दे रखा है, 27√3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए इक्वल टू 27। ठीक है, तो ए का पता चल गया, मान कितना है यहाँ पे, 27 है। ठीक है, घन की भुजा पता चल गया है। ठीक है, तो घन का आयतन आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 27 का क्यूब निकाल लेंगे तो घन का आयतन निकल जाएगा, जो कि घनाभ के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हम यहाँ पे घनाभ भी बना लेते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि घन की ये ऊंचाई कितनी होगी। यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा, तो घन की भुजा कितना है, 27 है, तो इसकी लंबाई 27 के बराबर होगा। और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ का ये चौड़ाई दे रखा है 13.5, तो ये पूछा आपसे ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो हमने कहा ना कि घन का आयतन घनाभ का आयतन के बराबर होगा, तो घन का आयतन कितना है, 27 का क्यूब है, या 27 गुना 27 कितनी बार लिख लें, 3 बार, इक्वल टू घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना दे रखा है यहाँ पे, 27। ठीक है, चौड़ाई कितना है, 13.5, और ऊंचाई तो पूछ ही रहा है आपसे। ठीक है, देखिए 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 13.5 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होता है, तो कुछ कर लीजिए, जिससे कि इसको हटा करके यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं। इसे काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, 5 सतह 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सतह 35। ठीक है, और 2 25 10, 27 से 27 कट जाएगा, और 27 दूनी 54, अर्थात यहाँ पे देखेंगे ऊंचाई कितना है इसका, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विकी और राकेश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 41:37 है। उनकी गतियों का अनुपात याद कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा हो, ठीक है, और इस तरह का सवाल पूछा गया हो
कि विकी और राकेश द्वारा लगने वाले समय का अनुपात कितना है, 41:37। ठीक है, तो उनकी गतियों का अनुपात कितना होगा, तो ये हो जाएगा 37:41। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर 1000 किलोमीटर को दूरी तय करने में विकी को 41 घंटे का या फिर 41 मिनट का समय लगता है, ठीक है, तो विकी को कितना, राकेश को कितना लगेगा, 37 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा स्पीड हो जाएगा। यह स्पीड यहाँ पहुँच जाएगा, इसको 37 का स्पीड से चलना होगा और इसको 41 का स्पीड चलना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। बताना है साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना होता है, जैसे कि लीप वर्ष। अगर कोई साल लीप वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई साल क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, तो ये कैलेंडर जो दोहराव होगा वो 28 साल के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर लीप ईयर में अगर एक साल अगर ऐड है, ठीक है, लीप ईयर्स में एक साल अब बीत चुका है, तो ये 6 साल के बाद कैलेंडर दोहराता है। ठीक है, वहीं लीप ईयर में अगर 2 साल बीत चुका है तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद दोहराया जाएगा। और लीप ईयर में अगर 3 साल बीत चुका है तो ये फिर ध्यान रखिएगा 11 साल के बाद ही दोहराव होता है। ठीक है, और लीप ईयर के बाद फिर 4 साल, तो इससे मतलब फिर वो लीप ईयर ही हो गया। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। अब कैसे सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2018 बोल रहा है, तो 2018 में देखेंगे कि 2000 इससे पहले 16 का क्या रहा होगा, लीप ईयर रहा होगा। इसमें से 2 साल जोड़ चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ चुके हैं, तो ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 11 साल है ना, 11 साल के पहले है, तो बाद में क्या होगा, कैलेंडर को दोहराया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा 2018 में अगर घटा देते हैं कितना, 11 साल, तो कितना निकल जाएगा, 11 7 18, अर्थात 2000 हो जाएगा ये 7। ठीक है, 2007 में देखेंगे कि कैलेंडर क्या हुआ होगा, ये समान होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल से कह रहा है कि 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैच कीजिए, तो ये वाला मैच हो रहा है यहाँ पे 2016, इससे पहले कब रहा होगा, तो 2016 में लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद 2 साल बीत चुका है, अर्थात ये वाला कंडीशन फॉलो होता है यहाँ पे। तो या तो 2018 में 11 साल जोड़ दीजिए तो अगला लीप ईयर मिल जाएगा, या तो 11 साल घटा दीजिए तो पिछला वाला मिल जाएगा। तो ये तो पिछला ही तो डेट दे रखा है ना, तो 2018 में 11 साल घटा देंगे तो 2007 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विजया अरुण की बहन है। ठीक है, विजया क्या है, अरुण की बहन है। डेविड राकेश का भाई है। राकेश विजया का बेटा है। डेविड का विजया से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए जैसे कहते जा रहा है उससे हम लोग करते चलेंगे। जैसे बोला विजया अरुण की बहन है, ठीक है, विजया, ये विजया है और ये ध्यान रखिएगा अरुण की बहन है। ठीक है, ये बहन है तो बहन के लिए हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और अरुण के बारे में मुझे नहीं पता कि ये कौन है, अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करनी है। ठीक है, आगे लिखा है डेविड राकेश का भाई है। ठीक है, डेविड राकेश का भाई है। ठीक है, डेविड राकेश का भाई है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, राकेश विजया का बेटा है। राकेश, देखिए ये जो राकेश है ना, ये विजया का बेटा है, अर्थात इसका ये बेटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, प्लस का साइन लेके चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर विजया का बेटा राकेश है, इसका मतलब डेविड भी इसका बेटा ही होगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, राकेश विजया का बेटा है। डेविड का विजया से क्या संबंध है। ठीक है, डेविड का विजया से, तो देखिए डेविड का राजेश क्या पूछा है, डेविड का विजया से, अतः ये पूछ रहा है, इससे दोनों रिलेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इससे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, डेविड का विजया से क्या संबंध है। तो आप देखेंगे यहाँ पे विजया जो है ना, डेविड से क्या है, डेविड का विजया से संबंध क्या है, बेटा का संबंध है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है आपसे डेविड का, है ना, डेविड का विजया से क्या संबंध है, तो ये बेटा है ना ये विजया का। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कंटेंट दे रखा है। पूछा है उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाए ना,
ठीक है। इस तरह का सवाल जब भी पूछा जाए तो जैसे बोल रहा है पहले इसे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो कितने ऐसे प्रतीक हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रतीक, ठीक है, जिनके तुरंत पहले अक्षर है, तुरंत पहले अक्षर है, और बाद में यहाँ पे संख्या, ये संख्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सीरीज में बैठा लेनी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लोग अक्षर और प्रतीक कहाँ पे है। तो देखिएगा अक्षर, देखेंगे ये अक्षर है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अक्षर यहाँ भी है, लेकिन देखिए प्रतीक नहीं है। यहाँ देखिए ये वाला अक्षर है और ये प्रतीक भी है, लेकिन बाद में संख्या नहीं है, तो एक यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से काउंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अक्षर, प्रतीक और ये संख्या नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से एक मिला। फिर आगे देखेंगे अक्षर कहाँ पे है, तो देखिएगा ये अक्षर है और प्रतीक है और ये भी संख्या नहीं है, तो एक यहाँ भी मिल गया। फिर आगे देखेंगे अक्षर है, प्रतीक है और ये संख्या यहाँ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 3। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर देखेंगे अक्षर कहाँ पर है और प्रतीक कहाँ पर। देखिए अक्षर, ये अक्षर है और ये प्रतीक है, लेकिन ये अक्षर नहीं है, तो फिर संख्या हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, तो ये एक अक्षर है, यहाँ पे अक्षर नहीं है, ये तो संख्या है, तो ये नहीं लेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे कुल मिला के कितना मिल रहा है 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल सा जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस इस तरीके से आप पैटर्न बना लीजिए कि क्या हमारा पैटर्न बनने वाला है। ठीक है, और उसी पर खोजने का प्रयास कीजिए। 110% गारंटी गलत नहीं होगा, 1-2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दे रखा है, अगला पद अब उससे पूछा गया है। तो 4 2 6, 4 10 और या फिर 6 16। ठीक है, तो 2 बढ़ा यहाँ पर 4 और फिर 6, अब की बार बढ़ेगा 8, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो 24 किसमें है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। फिर आगे हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका है 21, ये है 22, ये है आपका 23, ये है आपका 24, अगला क्या होगा 25। 25 किस में आता है, वाई में आता है। ठीक है, क्योंकि 26 आता है जेड में, तो वाई बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। सवाल है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे अब्बास तैयब जी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से प्रारंभ किया था। ठीक है, धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, धरासन सत्याग्रहियों पर अंग्रेज ने बहुत ही अत्याचार किया था। ठीक है, अमेरिका के पत्रकार वे मिलर ने धरासन घटना पर विस्तृत रूप से आंखों देखा हालात का वर्णन किया है, याद रखना है। ठीक है, और धरासन कहाँ है, ये गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सिपाही विद्रोह की, क्या है सवाल, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कैनिंग ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय भी था, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1857 सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, याद कीजिए, गाय और सुअर के चर्बी से बना कारतूस का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। बताना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। तो याद रखना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था, है ना। और ये भी याद रखना है, डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था। ठीक है, वैसे अब देखा जाए तो डलहौजी के काल में जैसे कि ट्रेनें भी चली थी, है ना, हड़प नीति का भी इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, जनक कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ध्यान रखना है,
डलहौजी ने व्यापकगत जो है ना, व्यापकगत जो का सिद्धांत होता है, हड़पने जो नीति जिसे कहते हैं, का प्रयोग भी किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? बताना है, निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट्स आंदोलन का आयोजन किया था? अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखना है, खान अब्दुल गफर खान, रेड शर्ट्स जिसे हिंदी में लाल कुर्ते भी कहेंगे आप, आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफर खान ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह है, ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? ठीक है, सवाल क्या है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? ठीक है, तो स्वेज नहर को भूल जाओ, है ना, अर्थात भू से भूमध्य सागर, अल्लाह से लाल सागर। ठीक है, तो स्वेज नहर को भूल जानी है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए ये भी आप लोग जान रहे होंगे, स्वेज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर की कमी, इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस कम हो गया था, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? बताना है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर के बहती है? ठीक है, तो याद रखना है, हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर से होकर के बहती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों की सीमा को बनाती है। इस नदी का नाम इसके खोजने वाले हेनरी हडसन के नाम पर पड़ा है। ठीक है, या फिर रखा गया है। ठीक है, लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और सिडनी डार्लिंग है ना, डार्लिंग नदी के किनारे है। जबकि बेलग्रेड पूछा जाए तो ये डेनव्यू नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताना है, कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो याद रखना है, बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का एवं रूस के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिनेश फ्रेंच में 80 में से 60 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल प्रतिशत निकालनी है। तो आसान सा, एक तरफ हम लोग देखेंगे उसका टोटल मार्क्स कितना है और ऑब्टेन मार्क्स कितना है। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रेंच में 80 में से कितना ला रहा है, 68। ठीक है, अंग्रेजी में ला रहा है 100 में से कितना, 78, स्पेनिश में ला रहा है 70 में से 48। ठीक है, जापानी में ला रहा है 50 में से 28। 4 सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, एक तरफ टोटल मार्क्स कर लेते हैं, 8 चौक 32 के 2 और 6 3 9 7 16 4 20 2 22। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 0, 8 7 15 5 20 के 0, 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 202 मार्क्स ला रहा है कितना में, 300 में। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 से 2 खत्म, तो 3 7 21। ठीक है, और 1 3 चौक 12, 74%। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक दुकानदार 1863 की दर से उत्पाद बेचता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट होगा उसको बेच रहा है 1863 रुपया में,
और 12.5% का लाभ कमाता है, वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है 1863 में इस प्रोडक्ट को बेच रहा है और बेचने पर उसे कितना लाभ हो रहा है, 12.5 रुपये का, 12.5% का, अर्थात ये कितने के बराबर हो जाएगा, 112.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 से गुना कर दें तो इसका लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है आगे कि वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत, तो उत्पाद की लागत तो मेरा यही वाला है। ठीक है, तो मूल्य के आधा, तो लागत मूल्य ये है, इसका आधे के बराबर है, तो वो राशि ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 1863 में क्या है, प्रोडक्ट को बेचा गया है। ठीक है, ये इसमें देखेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट कितना हमेशा रहता है 100 का, उसमें से लाभ कितना ले रहे हैं, प्लस 12.5 का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 112.5 का। अगर इसे कॉस्ट में लाना है तो 100 से गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि वह राशि ज्ञात करो जो उत्पाद की लागत, तो उत्पाद की लागत यही तो है, तो लागत का मूल्य का क्या है, आधा है, तो ये लागत निकल गया और इसी को आधा हम कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व करना होगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, जो भी निकल करके आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको दशमलव हटा करके जीरो यहाँ पर लेकर के आते हैं और 5 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, तो 5 2 10, ठीक है, फिर 5 2 10, ठीक है, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 25, इसे काट दीजिए 5 से, 200 25 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा 25 9 225 और 25 8 200। ठीक है, 2 चौक 8 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा, ये 9 दूनी 18 और 0 9 7 63, गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 828 रुपये निकल जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है, पूछा गया आपसे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, जो अंतिम था वही प्रथम भी होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था, तो याद कीजिए लॉर्ड कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, फिर गवर्नर जनरल को पद हटा करके वाइसराय किया गया था, तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग ही होगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कौन था, तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, गवर्नर जनरल, वाइसराय और गवर्नर से संबंधित अगर कोई भी आपका कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए स्पेशल हमने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, लिंक का उसका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अंतिम कौन था, प्रथम कौन था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करके उन्हें बताया है, तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में बजट 2025-26 के अंतर्गत मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बजट 2025-26 के अंतर्गत मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे बिहार, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रदेश में मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को FPO किसान उत्पादक संगठन में संगठित किया जाएगा, जो मखाना किसानों को समर्थन और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, 100 करोड़ के बजट से खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात अवसंरचना का विकास होगा। इसके लिए वार्षिक वर्षा जरूरत होती है 100 से लेकर के 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।